है कि देश में एनआरसी होना चाहिए और तमाम बयान दिए हैं, इन सबको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, 2-3-4 बातें एक साथ हुई है। मदनी साहब ने जो सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू दिया है, उसके बाद ये विवाद जो चल रहा है, जिसको आप लोग दिखा रहे हैं और जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पूरे देश से आ रही हैं प्रतिक्रिया, और सभी मकतबे फिक्र के लोग आपत्ति जता रहे हैं अलग अलग ढंग से। सवाल नंबर 1, उन्होंने ये कहा है कि ये जो रैली हुई थी चलो मुंबई, जो जिसकी रहनुमाई, जिसका नेतृत्व इम्तियाज जलील साहब ने किया था, पहली आपत्ति उनकी उस पर थी। जब सवाल उनसे पूछा गया कि इसको किस नजरिए से देखते हैं, तो मौलाना महमूद मदनी साहब मदजिल्लहुल आली ने कहा कि ये भीड़ जो है वो पागलों की भीड़ थी। इस तरह के लफ्ज का उन्होंने इस्तेमाल किया और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक तो ये सवाल है, मैं इस पर अपनी राय रखूंगा आपके सामने। लेकिन एक सवाल जो एनआरसी के ताल्लुक से आपने रखा है, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इम्तियाज जलील साहब ने चलो मुंबई जो कहा, तो उसमें 1-2 लाख आए होंगे लोग, लेकिन सीए एनआरसी के अगेंस्ट तो भारत के कोने कोने में लोग बैठ गए थे। तो उस नजरिए से अगर देखें तो सीए एनआरसी का मुद्दा ज्यादा अभी भी संवेदनशील है, और उस पर जो हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपना पक्ष रखा है वो बड़ा ही हास्यास्पद है। बहुत ही मतलब निराश लोग हुए हैं, उसको देखकर उदास हुए हैं कि आखिर एक इतने बड़े हमारे कायद हैं। हम लोगों ने, मुल्क के मुसलमानों ने जमीयत को हर हाल में बहरहाल मुसलमानों की रहनुमा तंजीम माना, इसमें कहीं कोई शक व शुबहा नहीं है। या यूं कहे कि जमीयत ने ये मनवा लिया कि वो रहनुमा तंजीम है। दोनों बात मान सकते हैं आप, और दोनों सच भी हो सकता है। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब की शख्सियत पहले भी इस बात को लेकर, यानी कि इस तरह के विवादित बयान को लेकर चर्चे में आ चुकी है। आपको पता होगा जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं तेलंगाना से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलता है। कोई भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अराजनैतिक संगठन, गैर सियासी जमात किसी सियासी जमात को कैसे कह देगी कि तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा, ये नहीं करने? ये तो गलत है ना, बाय रूल बिल्कुल गलत है। देश भारत जो है वो संविधान से चलता है, और पॉलिटिकल पार्टियों को ये स्वतंत्रता है, आजादी है कि वो कहीं भी जाकर चुनाव लड़े। तो चुनाव लड़ने के लिए ओवैसी साहब भी स्वतंत्र है और सारी पार्टियां स्वतंत्र है। तो जो वो बयान दिए थे वो भी गलत था, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन बाद में उन्होंने इस बयान पर माफी मांगी, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। अब उन्होंने फिर एनआरसी को लेकर बयान दिया। देखिए, एनआरसी, हम भारत में हैं, तो हम जब भारत के हैं तो भारत सरकार जिस तरह से भी चाहेगी भारतीयता को सिद्ध करवाना, हम तो तैयार हैं। हमारी मिट्टी है, हमारा देश है, तो हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है। तो अगर आप एनआरसी कराना चाहते हैं तो कराइए, लेकिन एनआरसी के लिए कोई मसौदा, कोई ड्राफ्ट है क्या आपके पास? ना तो सरकार के पास है, ना जमीयत उलमा हिंद के पास है। अब अगर सवाल, जरा सा गंभीर सवाल है, समझिए, अगर सवाल हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब से करें कि कौन सा एनआरसी, कैसा एनआरसी, जिसका आप पहले विरोध कर रहे थे अब समर्थन क्यों कर रहे हैं, दोनों सवाल आपसे हो जाएगा एक साथ। और समर्थन कर रहे हैं तो आपने कोई ड्राफ्ट तैयार किया क्या? जैसे आपने सुना होगा, इत्तेहाद मुहिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्माइल बाटली वाला एक है, उन्होंने एक एनआरसी ड्राफ्ट किया, एनआरसी का मसौदा सरकार को भी दिया, तमाम तंजीमों को भी दिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को दिया। भाई, हम अगर चाहते हैं कि भाई एनआरसी हो, सरकार भी चाहती है, तो हम भारतीय होने के नाते सरकार को सजेशन तो दे सकते हैं, सुझाव तो दे सकते हैं, मशवरा तो दे सकते हैं। तो एक ड्राफ्ट हमने पेश किया, जो इस्माइल बाटली वाला साहब ने पेश किया। लेकिन आप इतनी बड़ी रहनुमा तंजीम है, कहते हैं कि हम माने लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, एकदम कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जमीयत उलमा जो कहेगी वही होगा। तो इसका मतलब देश में जो कुछ हो रहा है वो जमीयत के कहने पर हो रहा है क्या? इसका मतलब मॉब लिंचिंग भी जमीयत के कहने पे हो रही है क्या? इसका मतलब नबी के शान में गुस्ताखी भी जमीयत के कहने पे हो रही है क्या? इसका मतलब देश के अंदर जो बुलडोजर गैर कानूनी असंवैधानिक चलाया जा रहा है वो भी जमीयत, चूंकि वो कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, जमीयत उलमाए हिंद के तमाम रहनुमा और खासकर के हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब कहते हैं कि मेरे मानने वाले लोग हैं, मैं तो ओवैसी को भी बढ़ने नहीं दूंगा, कल को कहेंगे चंद्रशेखर को बढ़ने नहीं दूंगा, परसों को कहेंगे मायावती को बढ़ने नहीं दूंगा, पर तरसों कहेंगे अखिलेश को। अरे क्या है, आप हो कौन? आप हो कौन जो बढ़ने नहीं दोगे, घटने नहीं दोगे? आप एक ऑर्गेनाइजेशन, मजहबी तंजीम,
पहली बात तो उनको अल्लाह रसूल की बात करनी चाहिए। पहली बात, ब्याज रहित मुस्लिम समाज की स्थापना करनी चाहिए। आज भारत का मुसलमान ब्याज के आकंठ ब्याज में डूबा हुआ है। कोई ऐसा मुसलमान घराना बता दो जहां ईएमआई पे गाड़ियां न ली गई हो, मोबाइल न लिया गया हो, मकान न लिया गया हो, दुकान न लिया गया हो, व्यापार न किया। क्या ये ब्याज नहीं है क्या? तो मजहबी तंजीमों का काम था ब्याज रहित मुस्लिम समाज की स्थापना, सो आपने नहीं किया। मजहबी तंजीम का काम था किरदार कैरेक्टर बनाना, सो आपने भी रहनुमा है। खुदा के वास्ते वो किरदार साजी में काम करें। धर्म गुरुओं को कैरेक्टर पर जो ताकत लगाना चाहिए, सियासत पर नहीं। लेकिन मदनी साहब तो कहते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर नहीं हैं। ये कौन वो होते हैं तय करने वाले कि कौन दलितों का नेता, कौन मुसलमानों का नेता, कौन पिछड़ों का नेता? ये मदनी साहब क्यों कहेंगे, मैं क्यों कहूंगा? ये तो उस समाज के लोग कहेंगे ना। मदनी ठीक है, ओवैसी साहब मुस्लिम के नेता नहीं है तो कौन है? मदनी साहब है क्या? वो आकर बोले। क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, क्यों नहीं पार्टियों में आते हैं? हम लोग तो मुलाकात कर चुके हैं ना बराबर, अभी भी भागीदारी को लेकर भी मुलाकात हो रही है। उनको आज भी उनका टारगेट अलग रहता, वो तो हम लोगों ने घेर रखा। मैं मदनी साहब से गुजारिश करता हूं, आप बड़े मौलाना हैं, हमारे किरदार साजी पर ज्यादा आप तवज्जो दें। आपकी तकरीर लोग सुनते हैं। मुसलमान चोरी से बचे, मुसलमान पॉकेटमारी से बचे, शराब से बचे, ब्याज से बचे, मुसलमान जो है लड़ाई झगड़े से बचे, मुसलमान ईमानदार हो, मुसलमान जो बोले उस पर अडिग रहे, वादा खिलाफी न करे, किसी के साथ धोखा न करे। क्या ये काम कीजिए आप। मदनी साहब को क्या जरूरत पड़ी ऐसे बयानबाजी करने की? ओवैसी साहब नफरत की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति करते हैं, लगातार ओवैसी साहब पे वो शिकंजा कसते रहते हैं आए दिन। देखिए, एक बात तो मदनी साहब ने बहुत अच्छी कही है, लेकिन उस पर वो कायम नहीं रहे। अगर मजहब की सियासत कोई भी करता हो, ओवैसी साहब करते हैं, जो इल्जाम उन्होंने लगाया, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मुस्लिम की बात करेंगे तो दूसरा हिंदू की बात करेगा। ये बात तो बहुत सही है। अगर हम मुस्लिम करेंगे तो दूसरा हिंदू करेगा, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप जो चाहते हैं उसके अपोजिट हो जाएगा। तो यहां तक हम उनके साथ हैं, लेकिन ये बात गैर जरूरी, यानी गैर जरूरी बात गैर जरूरी जगह पर की गई है। जरूरी बात, अहम बात गैर जरूरी जगह और बेमौके। ये मौका शुरू होता है बहस मुंबई चलो से, बात तो वहीं से शुरू हुई ना। असल आपको क्या जरूरत है कि पॉडकास्ट पर जाकर आप इस बात को प्रमाणित करें? क्या सुशांत सिन्हा आपको मुसलमानों का नेता बना देंगे? अरे भाई, अगर बनाएगा तो मुसलमान ही तो बनाएगा आपको, या ओवैसी साहब को, या किसी को। इस मुल्क के मुसलमानों ने नेहरू जी से लेकर और आज तक हिंदुओं को नेता माना, कहाँ मुसलमानों को नेता माना? नेहरू जी को माने, इंदिरा जी को माने, राजीव जी को माने, क्या कहते हैं, मुलायम जी को माने, बीपी सिंह को माने, क्या कहते हैं, आज अखिलेश को मान रहे, नीतीश कुमार को मान रहे, ममता बनर्जी को मान रहे, स्टालिन को मान रहे, केजरीवाल को मान रहे, बहन जी को, मायावती जी को माने, काशीराम साहब को माने। तो हम तो कभी मुसलमान को माने ही नहीं। तो फिर ये विवाद आप क्यों छेड़ रहे हैं कि मुसलमान का नेता कौन? लेकिन अगर वो दावा करते हैं ओवैसी साहब कि मैं मुसलमानों का लीडर हूं, तो उनको ये हक हासिल इसलिए है कि जितने इश्यूज हैं, हम जिनको वोट दे रहे हैं, जिनको हम लीडर मान रहे हैं, वो हमारे मुद्दे पर मौन धारण कर रहे हैं और ओवैसी साहब आवाज उठा रहे हैं, तो उनको ये राइट है। लेकिन मदनी साहब को ये राइट नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि उनकी सभा में जो आते हैं ओवैसी साहब के, क्या वो पागल भीड़ है क्या? मदनी साहब कह रहे हैं जमीयत उलमा हिंद के लीडर, दारुल उलूम के शूरा के रुकन, ये आपको पता है कि नहीं? आप लोगों ने तहकीक किया कि नहीं? दारुल उलूम देवबंद के मजलिस शूरा के रुकन उसमें थे, मुफ्ती इस्माइल उसमें थे। ठीक है, अब अगर वो सब पागल की भीड़ है, ये बहुत अजब सा बयान। मैंने कहा ना कि बिल्कुल कोई प्रेशर था उनके ऊपर, उस प्रेशर की वजह से सुशांत सिन्हा को देने का राज्यसभा जा रहे हैं नहीं है। पॉडकास्ट पे आपको बोलना था, राज्यसभा जा रहे हैं कि नहीं ये बताइए आपको नहीं। मैं आ रहा हूँ, वहां भी आ रहा हूँ, जा चुके हैं, वो भी जा चुके हैं, उनके अब्बा भी जा चुके हैं। यही तो मुसलमानों का रोना, यही तो मैं इस कार्यक्रम में भी कह रहा हूँ। टोपी बेचोगे, सर बेचोगे, सौदा करोगे, दलाली करोगे, तो लीडर कैसे बनोगे और समाज का कल्याण कैसे करोगे? मदनी साहब दलाली कर रहे हैं। ये फिर अभी दोनों सवाल का जवाब आ गया। अब आप चाहते हैं कि मैं ऐसे बड़ी शख्सियत के लिए अहसन लफ्ज इस्तेमाल करना, आप बेकार मेरे जुबान को खराब मत करवाइए। ठीक है, मैं इशारे में ये बता रहा हूँ कि लीडर बनिए, डीलर बनने से इस समस्या का समाधान नहीं होना। सर, असदुद्दीन ओवैसी की शोहरत देख करके मदनी साहब कहीं डर तो नहीं गए? डर नहीं गए। मदनी साहब ने ओवैसी साहब का फायदा कर दिया, ये भी हेडिंग लगा दीजिएगा। उनके इस बयान से
अभी देखिएगा आप सोशल मीडिया देखिए, मुस्लिम नौजवानों में एक उमंग, उलमा हजरात बड़ी तादाद में MIM की तरफ चले गए हैं और महमूद मदनी साहब की मुखालफत कर रहे हैं। लुधियाना के इमाम तमाम कई लुधियाना के इमाम साहब ने भी, शाही इमाम ने भी, क्या कई। अब आप देखिए, अब मुस्लिम नौजवानों से कहता हूं कि बड़े सोडा वाटर की तरह उछल तो रहे हो, लेकिन अगर वाकई तुम्हें ओवैसी से प्रेम है, वाकई अगर प्यार है और वाकई लीडरशिप डेवलप करना चाहते हो, जो हम भी चाहते हैं, हमने भागीदारी मोर्चा में यही तो कहा, हमने तो उनसे भी बात की है, हमने पीस पार्टी से भी बात की है, हमने तंजीमों से भी बात की है। तो मुस्लिम नौजवानों से कहते हो, अगर चाहते हो बदलाव तो तुम्हें जो है, तुम्हें हर हाथ में ये जज्बा बूथ तक लेकर जाना पड़ेगा, वरना इलेक्शन आते आते फिर अगर तुमने सेकुलरिज्म बचाने के नाम पर इधर अगर वोट डाल दिया तो ये बेकार का बकवास आज ही बंद कर दो तो बेहतर है। सोशल मीडिया पर मौलानाओं को गाली बकने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इस जज्बे को बरकरार रखिए और बूथ तक पहुंचा दीजिए, तब मैं मानूं मुस्लिम नौजवानों को कि हाँ, आपने भी लीडर माना।